Good afternoon, students. This is Shubham Anand from CBSE Competitive School. In last class, we have discussed about the introduction of the peninsular rivers. In this introduction, we found that what will be the characteristics and features of peninsular river. So today we will start from its river. Our first river is west flowing river, that is Narmada Basin. नर्मदा के बारे में आज पढ़ेंगे, that is west flowing river, है ना. तो let's start. Let's begin from it. Narmada river rises in the Amarkantak hill, from where it originates, from Amarkantak hill, which is situated in Madhya Pradesh. It flows toward the west in a rift valley formed due to faulting. ये पार होती है रिफ्ट वैली से. जो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ वो ड्यू टू फॉल्टिंग हुआ. ऑन इट्स वे टू द सी, द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्सक्यू लोकेशन. ये अरेबियन सी पहुंचने तक बहुत तरह का पिक्चर्सक्यू लोकेशन को फॉर्म करती है. ठीक है. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर. मार्बल रॉक्स कहाँ पे? नियर जबलपुर. वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गोर्ज यहाँ से डीप गोर्ज के थ्रू जाती है. एंड द धुआधर फॉल वेयर रिवर प्लंज ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ नोटेबल वंस. और फिर धुआधर फॉल के पास जाके ये जो स्टीप रॉक्स है, ठीक है, उनके साथ मर्ज करती है. देन एक डू यू नो है, द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. नर्मदा कंजर्वेशन का भी बात यहाँ पर है, और पहले भी हम लोग एक कंजर्वेशन का बारे पढ़े हैं, गंगा के, है ना, गंगा कंजर्वेशन का. तो हियर इवन वी गेट टू नो डेट द नॉट ओनली द गंगा इज प्रिजर्व, वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व ओनली गंगा, बट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द नर्मदा. नर्मदा को भी बचाने की प्रयास हम लोगों की चल रही है. बचाने की प्रयास इन द सेंस की पॉल्यूशन फ्री, वाटर क्वालिटी बढ़िया रहे, दिस ऑल थिंग. तो नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन है अंडरटेकन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एंड स्कीम नेम इज नमामि देवी नर्मदे. नमामि देवी नर्मदे. ओके. सो नाउ इट्स ट्रिब्यूटरीज. All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angle. ये देखो नर्मदा यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है. तो यहाँ पर नर्मदा का जो ट्रिब्यूटरीज है इट विल कनेक्ट इन दिस वे. छोटी छोटा नदी डायरेक्ट आके मिलेगी, है ना. वेरी शॉर्ट मेकिंग द एंगल राइट एंगल. यहाँ पर लिखा ना स्ट्रीम सेट राइट एंगल का फॉर्मेशन करेगी. ठीक है. द नर्मदा बसीन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. इंपॉर्टेंट. नर्मदा किस दो स्टेट को कवर करती है? मध्य प्रदेश से तो ओरिजिनेट ही है अमरकंटक हिल से, एंड गुजरात. ठीक है. थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं. लेट्स कम ऑन मैपिंग लिटिल बिट. दिस वन इज द मैप. नर्मदा रिवर इज हियर, तापी इज हियर. सॉरी. दिस टाइम नाउ नेक्स्ट वी विल discuss the Tapi. So Tapi is here, Narmada is here. Both are west flowing river. जो दोनों हैं, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. एंड वेर इट ड्रेन? अरेबियन सी. अरेबियन सी में आके ये ड्रेन होते हैं. ठीक है. ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ ड्रेन होते हैं? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. चलो तापी के बारे पढ़ते हैं अब. तापी बसीन. The Tapi rises in the Satpura range. From where Tapi originate? From Satpura ranges in the Baitul district of Madhya Pradesh. Both originates from the Madhya Pradesh, but Narmada originates from the Amarkantak hill and the Tapi from Satpura ranges. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada in a same way. वहाँ मैप में भी देखिए नर्मदा और तापी दोनों एक साथ है, पैरेलल है. ठीक है. रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ. जो तापी है ये लेंथ में नर्मदा से छोटी है. इट्स बसिन्स कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. जो तापी है वो 3 स्टेट को कनेक्ट करती है,
मीन्स वो 3 स्टेट से पार होती है, कनेक्ट करती है इन द सेंस की। मध्य प्रदेश ओरिजिनेटिंग प्लेस है, गुजरात एंड देन महाराष्ट्र। ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, कोस्टल रिवर शॉर्ट होंगे। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बनेगा करोड़पति में वो पूछ चुका है। ठीक है, 5 लाख या समथिंग का क्वेश्चन था, मुझे याद है, मैं देख रहा था एक बार उसमें कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा। देन साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। ठीक है, ये सारे नदी वेस्ट फ्लोइंग है, अलोंग विथ नर्मदा, तापी। ठीक है, अलोंग विथ नर्मदा एंड तापी। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन कौन सा, साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। ठीक है, याद रखना, शायद तुम लोग भी कल होके केबीसी में जाओ तो आ जाएगा काम ये। गोदावरी बेसिन्स नाउ, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है वही याद रखियो। सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर कौन सा, गोदावरी, और हिमालय में गंगा। तो गोदावरी को भी गंगा से कुछ रिलेट करेंगे क्या, पढ़ते आगे। इट राइजेज नियर द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। फ्रॉम वेयर गोदावरी ओरिजिनेट्स, फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर, लेंथ कितना 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, अब जितना रिवर होगा सब बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ठीक है, इट्स ड्रेनेज बेसिन्स इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। The basin covers part of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra. गोदावरी का 50% जो एरिया है वो कहाँ लाई करता है, लाई इन महाराष्ट्र। देन मध्य प्रदेश, ठीक है, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, देन आंध्र प्रदेश। तो ये है गोदावरी का। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी जो है बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इनके, सच एज पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, द वेंगंगा, पेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा एंड पेनगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। ठीक है, वार्धा, पूर्णा, प्रणहिता, मंजरा, These all are tributaries of गोदावरी। और इसे याद रखना है। ठीक है, याद कैसे होगा, एक एक करके याद होगा, अचानक सारा नहीं होगा। आज जो याद करवा रहे हैं आज इसे देन एंड देर याद करके खत्म कीजिए, और फिर इसे फ्रेंड के साथ रिवाइज करते रहिए, पूछते रहिए एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरह ये याद होगा, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, द लास्ट थ्री tributaries are very large. Last 3 tributaries means Penganga, Wainganga and Manjra. ये बड़ा tributaries है। Because of its length and the area it covers, it is also known as the Dakshin Ganga. ठीक है, because its length and the area it covers, it is also known as दक्षिण गंगा। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, मतलब साउथ का गंगा। क्यों, क्योंकि कैचमेंट एरिया बेसिन से इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, और लंबा डिस्टेंस तय कर रही है पेनिनसुलर रिवर में एज इन कंपेयर ऑफ हिमालय। ठीक है, तो यही सब है कारण। देन इट्स कम महानदी, महानदी बेसिन। ठीक है, द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़। ये राइज कहां से, कौन सा रिवर कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महानदी कहां से राइज कर रही है, हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कर रही है। It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 km. Its drainage basin is shared by, ड्रेनेज बेसिन किसके किसके साथ शेयर है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। झारखंड से याद रखना जुड़ा हुआ। ठीक है, महानदी। चलो महानदी हो गया। नाउ इट्स कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेसिन। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। कृष्णा बेसिन जो है कहां से, स्प्रिंग से आ रहा। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर
एंड रिचेस द बे ऑफ बंगाल, एंड रिचेस बे ऑफ बंगाल, ठीक है। महाबालेश्वर से ओरिजिनेट होती है कृष्णा एक स्प्रिंग से, फिर वो बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। द तुंगभद्रा, द कोयाना, 1 मिनट, ठीक है। तो ये 1400 किलोमीटर फ्लो करती है, देन रीचेज द बे ऑफ बंगाल। तो इसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा, ट्रिब्यूटरीज पे नोटिस करते हैं, लाइक तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसका ट्रिब्यूटरीज ये लोग हैं, कौन कौन सा, तुंगभद्रा, ठीक है, कोयना, फिर घटप्रभा, देन मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट ड्रेनेज बसीन इज सेड बाय, इसका जो ड्रेनेज बसीन है मतलब किस किस स्टेट से ये पार करती है, फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका ये ड्रेनेज बसीन है। देन कम ऑन कावेरी बसीन, द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज, कावेरी कहां से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कोडालारो इन तमिलनाडु। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सा, अमरावती, भवानी, हेमावती, ठीक है, हेमावती, काबनी। इट्स बसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ, कर्नाटक से पार करती है, केरला एंड तमिलनाडु, ये 3 स्टेट से ये पार करती है, ठीक है। कुछ है नहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझाने के लिए, बस फैक्ट्स है जो लिखा हुआ उसे मैं रीड आउट कर रहा हूँ। घर पे भी बैठकर आप लोग ये कर सकते हो, लेकिन करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, ठीक है। चलो डू यू नो में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जो कावेरी रिवर से, ठीक है, वाटरफॉल बनता, वो जो सेकेंड बिगेस्ट है इंडिया का, वो वाटरफॉल बनता, नॉन एज शिवा समुद्रम फॉल, शिवा समुद्रम फॉल। शिवा समुद्रम फॉल इज द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूरू, बेंगलुरु, कोलर, गोल्डफील्ड, है ना, इस जगह सप्लाई होता है। तो द फैक्ट इज डेट कि शिवा समुद्रम फॉल जो है इंडिया का ये सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। तो फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल कौन है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं दिया हूं आज का, लास्ट में दूंगा, आज बीच में नहीं बोलूंगा क्वेश्चंस। अच्छा, यहां पर नीचे फाइंड आउट में दिया था नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। चलो फिर आगे पढ़ते हैं उसी के बारे, ठीक है। बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट, द दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरनी एंड सवर्ण रेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स, लोकेट देम इन योर एटलस। एटलस जानते हो ना, एटलस जो मैप रहता बना हुआ भारत का, है ना, भारत का ही नहीं पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो वाला बुक को एटलस बोलते हैं। तो उसमें लोकेट करना, तो आप अपना जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो और भी ईस्ट फ्लोइंग कौन कौन सा, छोटा छोटा रिवर, दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरनी, सवर्ण रेखा, ठीक है, ये सब। चलो डू यू नो में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डू यू नो देखते हैं। डू यू नो 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, पता ही है, बच्चा से जान रहे हो, बट 97% ऑफ डेट इज सॉल्ट वाटर, ये भी पहले ही जान रहे होगे। आई डोंट थिंक कि ये नया 7th में या 8 में था, द वाटर या कुछ इस तरह करके चैप्टर उसमें। ऑफ द 3% डेट इज अवेलेबल इज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस, ये इंपॉर्टेंट है। सोचने वाली बात है कि जब 70% रफली, हम लोग हमेशा पता रहता है बचपन से कि 70% ये प्लेनेट पे वाटर है, तो वाटर का इतना स्कार्सिटी क्यों है, पीने के लिए इतना प्रॉब्लम क्यों है। जब 70% वाटर है अर्थ पे, ठीक है, तो पीने के लिए इतना स्कार्सिटी क्यों है, सिंपल सी बात है। तो स्कार्सिटी इसलिए है कि जो मतलब फ्रेश वाटर है ना, जो ड्रिंकेबल है, जिसे पिया जा सकता है ना, वैसा वाटर 70% नहीं है, ठीक है। वो जो है उसमें मात्र जो 2% वाटर है, ठीक है, 2% जो है पूरा इस 70 का वो पीने लायक है, ठीक है।
ऐसा है, 8 क्लास में ऐसा पढ़े होगे। और यहाँ पर ये जो 3% जो लिखा है ना, इस 97% का लिखा है, ठीक है। बट 97% ऑफ द वाटर इज सॉल्ट एंड द रेस्ट ऑफ द 3% जो है, एंड रेस्ट ऑफ द 3% डेट इज अवेलेबल इज फ्रेश वाटर, ठीक है। रेस्ट 3% अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर, ठीक है। फिर अब लेक का बारे पढ़ते हैं, झील। यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक, द हाउस बोट्स एंड शिकाराज। शिकाराज है हाउस बोट जो रहता है ना, उसी तरह का शिकाराज होता है, ठीक है, जो बोट रहता है उसमें घर उर बना हुआ रहता है, ठीक है, शिकाराज, विच अट्रैक्ट thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. ठीक है, वाटर गेम मुझे बहुत पसंद है, वाटर गेम्स। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? सोच लो लेक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये सब जगह के लिए, ठीक है, क्योंकि टूरिज्म यही सब चीज से इनकरेज होता है, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स, lakes are also useful to human being in many ways. India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid region. Semi-arid region जो होंगे, सूखा वाला एरिया है ना, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता होगा, वहाँ पर ये टाइमिंग रहते हैं। There are some lakes which are results of the action of glacier and ice sheet, while other have been formed by wind, river action and human activities. कुछ रिवर्स लेक्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स के कारण हैं फॉर्म किया हुआ, ठीक है। A meandering river across a flood plain formed cutoff that later developed into oxbow lakes. meandering river जो है, ऑक्सबो दिखाए थे इस चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले, ऑक्सबो लेक जो बनता, ठीक है, ऑक्सबो लेक बन जाएगा। स्पीड्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। स्पीड्स एंड बार जो है वो क्या बनाएगा, लगून इन द कोस्टल एरियाज। एग्जाम्पल चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ठीक है। ये सब किस चीज के लिए फेमस है, याद रख, लगून, लगून के लिए, लगून, ठीक है। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल्स। फॉर एग्जाम्पल्स द सांभर लेक इन राजस्थान, ठीक है, विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। सॉल्ट वाटर लेक है तो ऑफकोर्स सॉल्ट का प्रोडक्शन होगा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, ठीक है, हिमालयन रीजन में मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स है। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर के कारण। इन अदर वर्ड दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बसीन विच वॉज लेटर फिल्ड विथ स्नोमेल्ट। द उलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखो बोलना क्या चाह रहा ना, जब धरती बना था, जब ग्लेशियर वगैरह था मिलियन ईयर अगो, तो ग्लेशियर क्या टूट टूट के वो निकल रहा जा रहा। तो तुम जैसे कि एक ईंट ले लो, ईटा, ईटा से जमीन पर रगड़ो तो क्या होगा, एक गड्ढा बन जाएगा, पीट बन जाएगा, पीट होल है ना, एक गड्ढा बन जाएगा। तो अब उसमें मान लो हल्का सा पानी डाल दिए तो छोटा सा लेक का फॉर्मेशन हो गया। लेक क्या मतलब पानी, वाटर बॉडी। तो अब उसी चीज को बड़ा पैमाने पर देखो, ठीक है। ग्लेशियल एज में क्या हुआ, जब ग्लेशियर बड़ा बड़ा हिमखंड टूट टूट के इधर उधर हो रहा था, ठीक है, तो अर्थ पे क्या हुआ, इरोजन हुआ, एक बहुत बड़ा सा एरिया इरोडेड हो गया। अब उसमें क्या हुआ, आस्ते आस्ते ग्लेशियर पिघला तो वहां पर पानी जाके स्टोर हुआ, फिर वो क्या बन गया, लेक बन गया, ठीक है। और फिर एक दूसरा बोलता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण भी लेक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। टेक्टोनिक मूवमेंट होगा तो बहुत सारा वहां पर लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हमेशा मैं बोलता हूं कि लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन में एक लेक का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
द उलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। उलार लेक जो है जम्मू कश्मीर का, ये किस चीज का प्रोडक्ट है? टेक्टोनिक एक्टिविटी। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारापानी आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। तो ये नाम याद रखना, फ्रेश वाटर लेक्स कौन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रेश वाटर लेक, ये सबका नाम दे देंगे और एक सांभर लेक भी दे देंगे, तो टिक मारना होगा सांभर लेक। ठीक है, चलो ये लेक हो गया। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक सच इज गुरु गोविंद सागर। हाइडल पावर मतलब वाटर रिजर्वियर बनाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें भी वाटर को स्टोर करके रखना होगा। ठीक है, तो डेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेक, है ना, लेकिन वो नेचुरल लेक नहीं होगा, डेट इज मैनमेड लेक, है ना, मैनमेड लेक। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर सच इज गुरु गोविंद सागर, जिसको भाखरा नांगल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, डेट इज ह्यूमन बीइंग मेड, है ना, मैन मेड है। ठीक है, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग हेवी रेन्स, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लडिंग हो रहा तो वो लेक में जाके पानी स्टोर हो जाएगा, स्पेस है तो। ठीक है, और जब गर्मी आएगा समर सीजन में क्या होगा कि वो जो स्टोर पानी है वो काम आएगा पीने के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। लेक के अगल बगल का जो एरिया रहता है वो सराउंडिंग मॉडरेट रहता है, क्योंकि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एक टाइप ऑफ ब्रिज है, मतलब एक टाइप ऑफ एयर मूवमेंट है ना, तो उस मूवमेंट के कारण लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के कारण। ठीक है, और सही थ्योरी अप्लाई होता है यहाँ पे। मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, अब पानी है, फ्रेश वाटर है या साफ सुथरा है, तो वहाँ पर एक्वाटिक लिविंग बीइंग भी रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनिमल्स भी आ जाएगा, एक्वाटिक एनिमल्स, ऑल्सो एक्वाटिक प्लांट्स इट विल इंक्लूड। इनहांस नेचुरल ब्यूटी, इट विल ऑल्सो ब्यूटिफाई द योर सराउंडिंग एरियाज, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, है ना। नाउ रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिवर्स का रोल क्या? रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। पूरा इतिहास पलट कर देख लो, सारा कहानी रिवर से ही स्टार्ट होता है। जो सिविलाइजेशन था वो रिवर के बगल ही एग्जिस्ट करता था, लाइक इंडस वैली, मेसोपोटामियम। ठीक है, मेसोपोटामिया का देख लो सिविलाइजेशन, नाइल रिवर के बगल में था। ठीक है, इंडस वैली देख लो, नाम से ही क्लियर है, इंडस के बगल में था। ठीक है, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. अब बड़ा बड़ा cities बन गया है। ठीक है, Make a list of cities in your state which are located on the bank of river. बनाना है ऐसा। ठीक है, Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance. अब रिवर से और क्या क्या हो सकता है? इरिगेशन होता है, नेविगेशन मतलब तुम्हारा नेविगेशन जो वाटर बोट वगैरह हुआ उससे आने जाना करना, है ना, शिप से आना जाना करना, उसके लिए नेविगेशन के लिए काम आता। फिर हाइड्रो पावर जनरेशन, फिर उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हो, स्पेशल सिग्निफिकेंस है ये सब, इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, particularly to a country like India, especially in India where agriculture is the major sources of livelihood of the majority of its population। और खास करके इंडिया में क्यों? क्योंकि यहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर विदाउट इरिगेशन नहीं होगा, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, वाटर रिवर से आएगा। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट आज के डेट के लिए, रिवर पॉल्यूशन। बहुत अभी पेपर पे चल रहा है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उतना अवेयर नहीं है पॉल्यूशन। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, बट थैंक्स टू गॉड कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है, स्वच्छ भारत अभियान, कुछ में तो जागरूकता पक्का लाया सैनिटेशन को लेके। ठीक है,
रिवर पॉल्यूशन में आते हैं। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। ऑफ कोर्स करेगा ही क्वालिटी ऑफ वाटर्स को। अब मान लो कि अनप्लान हुए है, अनप्लान हुए मतलब कि बिना सोचे समझे घर बना लिए हैं या इंडस्ट्री लगा लिए हैं, तो फिर नाली कहाँ जाएगा? नाली तो मोस्ट इसेंशियल चीज़ है भाई, वो तो निकलेगा ही। तो फिर आप जहाँ तहाँ उसे ड्रेन करने दीजिएगा, तो वो पॉल्यूशन का वन ऑफ द मेन कॉज। As a result, more and more water is being drained out of the rivers, reducing their volumes. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river. ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज मतलब कि जो सीवेज है उसे आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, जो गंदगी है, हैवी मेटल्स है, आप उसके साथ ही उसको ड्रेन कर दे रहे रिवर पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका साइड इफेक्ट वहां के पॉपुलेशन पे पड़ता है। ठीक है, दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। कहा जाता है कि पानी में कुछ भी डाल दो भाई, वो खुद में उसको मिला लेता, मिक्स कर लेता, बस वो अवधारणा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका भी कुछ कैपेसिटी होता है, एक लिमिटेशन है। अब जितना जरूरत है आप उतना ही डाइल्यूट करोगे, तब ना वो अपने आप को रिकवर करेगा। आप उसको रिकवर करने नहीं दे रहे और डाइल्यूट पे डाइल्यूट करे जा रहे, गंदगी पे गंदगी, तो कैसे रिकवर करेगा? जो आपका रेट ऑफ डाइल्यूशन है उसका रेट ऑफ रिकवरी से ज्यादा हो गया तो गंदा ही हमेशा रहेगा ना। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सेल्फ क्लींजिंग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट and assimilate pollution loads within 20 km of large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen. ठीक है, जो तुम्हारा अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये और प्रॉब्लम है, जहां पर ये आपको इकोनॉमिकली ज़्यादा फ्री कर रहा कि पीपल्स वन प्लेस टू अदर प्लेस जाके वहाँ अर्न कर रहे हैं, अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को हैम्पर भी हो रहा, अर्बनाइजेशन के कारण डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मल्टीपल पॉल्यूशन स्प्रेड हो रहा। ठीक है, डू नॉट अलाउ इट टू हैपन, द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग। ठीक है, कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इज आवर रिवर लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन रिवर्स। बात कर ही रहे थे नमामि गंगे, नमामि नर्मदे। Have you ever heard about such action plan? How does our health get affected by polluted river water? Think about life of human being without fresh water. Arrange a debate on this topic in the class. पक्का करवाऊंगा मैं, क्लास रीअसेंबल होगा तो पक्का मैं करवाऊंगा इस पे। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए कि हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड, अफेक्टेड कैसे होता। ठीक है, अब मान लो कि एक फार्म है, एक जमीन का टुकड़ा जिसमें खेती किया जा रहा है, उसका बगल से एक नदी जा रहा, तो इरिगेशन के लिए पानी वहीं से लेंगे। अब उस नदी में हैवी मेटल भी है, आर्सेनिक है, मरकरी वगैरह, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज उसमें ड्रेन आउट कर दिया। आपको तो पता नहीं, दिख नहीं रहा ओपन आई से, लेकिन आप इरिगेट कर रहे उसी से। तो उस वाटर में जो आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स, वो सब क्या होगा, इरिगेशन का पानी से सब्जी में आएगा। ठीक है, मतलब जो भी फसल लगा हुआ, अगर सब्जी लगा हुआ तो सब्जी में आएगा। अब सब्जी भी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सब्जी भी एब्जॉर्ब कर रहा तो उसमें एक्यूमुलेशन होगा। अब वो सीधा हम लोग सुबह अपना नाश्ता में खाएंगे अपना टेबल पे, तो हमारे बॉडी में भी जाके स्टोर होता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वही बात कि उसका इफेक्ट्स, जो बैड इम्पैक्ट है, वो हमारा बॉडी में ज़्यादा स्टोर चला जाएगा और फिर सिम्टम दिखेगा कि बाल झड़ रहा है, या स्किन में पैचेस हो रहा, या बोन कमजोर हो गया, हड्डी कमजोर हो गया है। ठीक है, किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, इस तरह का बैड इफेक्ट दिखेगा। सो दिस इज द थिंग्स। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।